दर्पण हिंदी पाठमाला 7 पाठ 18 अपना अपना भाग्य। बहुत कुछ निरुद्देश्य घूम चुकने पर हम सड़क के किनारे की बेंच पर बैठ गए। नैनीताल की संध्या धीरे धीरे उतर रही थी। रुई के रेशे से भाप से बादल हमारे सिरों को छू छू कर बेरोक टोक घूम रहे थे। हल्के प्रकाश और अंधियारी से रंगकर कभी वे नीले दिखते, कभी सफेद और फिर जरा सी देर में अरुण पड़ जाते। वे जैसे हमारे साथ खेलना चाह रहे थे। ताल में किश्तियां अपने सफेद पाल उड़ाती हुई एक दो अंग्रेज यात्रियों को लेकर इधर से उधर खेल रही थी। कहीं कुछ अंग्रेज अपनी सुई सी शक्ल की डोंगियों को शर्त बांधकर सरपट दौड़ा रहे थे। कहीं किनारे पर कुछ साहब अपनी बंसी पानी में डाले सधैर्य, एक अनिष्ट मछली चिंतन कर रहे थे। सड़क पर से नर नारियों का अविरल प्रवाह आ रहा था और जा रहा था। अधिकार व गर्व में तने अंग्रेज उसमें थे और चिथड़ों से सजे घोड़ों की बाग थामे वे पहाड़ी उसमें थे, जिन्होंने अपनी प्रतिष्ठा और सम्मान को कुचलकर शून्य बना लिया है और जो बड़ी तत्परता से दुम हिलाना सीख गए हैं। घंटे के घंटे सरक गए, अंधकार गाढ़ा हो गया, बादल सफेद होकर जम गए। अब इक्का दुक्का आदमी सड़क पर छतरी लगाकर निकल रहा था। हम वहीं के वहीं बैठे थे। सर्दी सी मालूम हुई, हमारे ओवरकोट भीग गए थे। हमारे देखते ही देखते एक घने पर्दे ने आकर सबको ढक दिया। रोशनियां मानो मर गई, जगमगाहट लुप्त हो गई। वो काले काले भूत से पहाड़ भी इस सफेद पर्दे के पीछे छिप गए। ऐसा घना कोहरा हमने कभी नहीं देखा था। वो टप टप टपक रहा था। हम अपने अपने होटलों के लिए चल दिए। रास्ते में दो मित्रों का होटल मिला। दोनों वकील मित्र छुट्टी लेकर चले गए। हम दोनों आगे बढ़े। हमारा होटल आगे था। ताल के किनारे किनारे हम चल रहे थे। सर्दी इतनी थी कि सोचा कोट पर एक कंबल और होता तो अच्छा होता। रास्ते में ताल के बिल्कुल किनारे एक बेंच पड़ी थी। मैं झटपट होटल पहुंचकर इन भीगे कपड़ों से छुट्टी पा गरम बिस्तर में छिप सो जाना चाहता था, पर साथ के मित्र की झनक कब उठेगी और कब थमेगी इसका क्या ठिकाना है, और वह कैसी क्या होगी इसका भी कुछ अंदाज है। उन्होंने कहा, आओ जरा यहाँ बैठे। हम उस कोहरे में रात के ठीक 1 बजे तालाब के किनारे की उस भीगी बर्फीली ठंडी हो रही लोहे की बेंच पर बैठ गए। The 5th of October 15 मिनट हो गए। मित्र के उठने का इरादा न मालूम हुआ तो मैंने खींचकर कहा, चलिए भी। हाथ पकड़कर जरा बैठने के लिए जब उसे जोर से बैठा लिया गया तो और चारा न रहा, लाचार बैठे रहना पड़ा। चुप चुप बैठे तंग हो रहा था और मित्र अचानक बोले, देखो वह क्या है। मैंने देखा कोहरे की सफेदी में कुछ ही हाथ दूर से एक काली सी मूरत हमारी तरफ आ रही थी। मैंने कहा, होगा कोई। 3 गज की दूरी से दिख पड़ा। एक लड़का सिर के बड़े बड़े बालों को खुजलाता हुआ चला आ रहा है। नंगे पैर है, नंगे सिर, एक मैली सी कमीज लटकाए है। पास की चुंगी की लालटेन के छोटे से प्रकाश वृत्त में देखा, कोई 10 बरस का होगा। गोरे रंग का है पर मैल से काला पड़ गया है। आंखें अच्छी बड़ी पर सूनी है। माथा जैसे अभी से झुर्रियां खा गया है। मित्र ने आवाज दी, ए। उसने जैसे जागकर देखा और पास आ गया। तू कहाँ जा रहा है रे? उसने अपनी सूनी आंखें फाड़ दी। दुनिया सो गई, तू ही क्यों घूम रहा है? बालक मौनमुख फिर भी बोलता हुआ चेहरा लेकर खड़ा रहा। कहाँ सोएगा? यहीं कहीं। कल कहाँ सोया था? दुकान पर। आज वहाँ क्यों नहीं? नौकरी से हटा दिया। क्या नौकरी थी? सब काम, 1 रुपया और जूठा खाना। फिर नौकरी करेगा? हाँ। बाहर चलेगा? हाँ। आज क्या खाना खाया? कुछ नहीं। अब खाना मिलेगा? नहीं मिलेगा। यूं ही सो जाएगा? हाँ। कहाँ? यहीं कहीं, इन्हीं कपड़ों से। बालक फिर आंखों से बोलकर मुंह खड़ा रहा। आंखें मानो बोलती थीं, ये भी कैसा मूर्ख प्रश्न। माँ बाप है? कहाँ? 15 कोस दूर गांव में। तू भाग आया? हाँ। क्यों? मेरे कई छोटे भाई बहन हैं, सो भाग आया। वहाँ काम नहीं, रोटी नहीं। बाप भूखा रहता और मारता था। माँ भूखी रहती थी और रोती थी, सो भाग आया। एक साथी और था,
उसी गांव का था, मुझसे बड़ा। दोनों यहाँ साथ आए। वो अब नहीं है। कहाँ गया? मर गया। इस जरा सी उम्र में ही इसकी मौत से पहचान हो गई। मुझे अचरज हुआ, दर्द हुआ। मर गया? हाँ, साहब ने मारा, मर गया। अच्छा, हमारे साथ चल। वो साथ चल दिया। लौटकर हम वकील दोस्तों के होटल में पहुँचे। वकील साहब होटल के ऊपर के कमरे से उतर कर आए। कश्मीरी दोशाला लपेटे थे, मोजे चढ़े, पैरों में चप्पलें थी। स्वर में हल्की सी झुंझलाहट थी, कुछ लापरवाही थी। ओहो, फिर आप? कहिए, आपको नौकर की जरूरत थी ना? देखिए, ये लड़का है। कहाँ से लाए? इसे आप जानते हैं? जानता हूँ, ये बेईमान नहीं हो सकता। अजी, ये पहाड़ी बड़े शैतान होते हैं। बच्चे बच्चे में गुण छिपे रहते हैं। आप भी क्या अजीब है। उठा लाए कहाँ से? लो जी, यह नौकर लो। मानिए तो ये लड़का अच्छा निकलेगा। आप भी? जी, बस खूब है। ऐरे गहरे को नौकर बना लिया जाए और अगले दिन वह न जाने क्या क्या लेकर चंपत हो जाए। आप मानते ही नहीं। मैं क्या करूं? माने क्या खा? आप भी जी, अच्छा मजाक करते हैं। अच्छा, अब हम सोने जाते हैं। और वो 4 रुपये रोज के किराए वाले कमरे में सजी मुसहरी पर झटपट सोने चले गए। वकील साहब के चले जाने पर होटल के बाहर आकर मित्र ने अपनी जेब में हाथ डालकर कुछ टटोला, पर झट कुछ निराश भाव से हाथ बाहर कर वे मेरी ओर देखने लगे। क्या है? मैंने पूछा। इसे खाने के लिए कुछ देना चाहता था। अंग्रेजी में मित्र ने कहा, मगर 10-10 के नोट है। नोट ही शायद मेरे पास है, देखूं? सचमुच मेरी जेब में भी नोट ही थे। हम फिर अंग्रेजी बोलने लगे। लड़के के दांत बीच बीच में कटकटा उठते थे। कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। मित्र ने पूछा, तब? मैंने कहा, 10 का नोट ही दे दो। सकपकाकर मित्र मेरा मुंह देखने लगे। अरे यार, बजट बिगड़ जाएगा। हृदय में जितनी दया है, पास में उतने पैसे तो नहीं। तो जाने दो, ये दया ही इस जमाने में बहुत है। मैंने कहा। मित्र चुप रहे, जैसे कुछ सोचते रहे। फिर लड़के से बोले, अब आज तो कुछ हो नहीं सकता। कल मिलना। वह होटल दीपक जानता है? वहीं कल 10 बजे मिलेगा। हाँ, कुछ काम देंगे हुजूर? हाँ, ढूंढ दूंगा। तो जाऊं? लड़के ने निराश आशा से पूछा। हाँ। ठंडी सांस खींचकर फिर मित्र ने पूछा, कहाँ सोएगा? यहीं कहीं, बेंच पर, पेड़ के नीचे, किसी दुकान की भट्टी में। बालक कुछ ठहरा। मैं असमंजस में रहा। तब वो प्रेत गति से एक और बढ़ा और कोहरे में मिल गया। हम भी होटल की ओर बढ़े। हवा तीखी थी, हमारे कोटों को पार कर बदन में तीर सी लगती थी। सिकुड़ते हुए मित्र ने कहा, भयानक शीत है। उसके पास बहुत कम कपड़े। ये संसार है यार। मैंने स्वार्थ की फिलॉसफी सुनाई। चलो, पहले बिस्तर में गर्म हो लो, फिर किसी और की चिंता करना। उदास होकर मित्र ने कहा, स्वार्थ? जो कहो, लाचारी कहो, निठुराई कहो या बेहयाई। दूसरे दिन नैनीताल स्वर्ग के किसी काले गुलाम पशु के दुलार का वो बेटा, वो बालक निश्चित समय पर हमारे होटल दीपक में नहीं आया। हम अपनी नैनीताल सैर खुशी खुशी खत्म कर चलने को हुए। उस लड़के की आस लगाए बैठे रहने की जरूरत हमने न समझी। मोटर में सवार होने ही वाले थे कि समाचार मिला, पिछली रात एक पहाड़ी बालक सड़क के किनारे पेड़ के नीचे थितुरकर मर गया। मरने के लिए उसे वही जगह, वही 10 बरस की उम्र और वही काले चीथड़ों की कमीज मिली। आदमियों की दुनिया ने बस यही उपहार उसके पास छोड़ा था। पर बताने वालों ने बताया कि गरीब के मुंह, छाती, मुट्ठियों और पैरों पर बर्फी की हल्की सी चादर चिपक गई थी। मानो दुनिया की बेहयाई ढंकने के लिए प्रकृति ने शव के लिए सफेद और ठंडे कफन का प्रबंध कर दिया था। सब सुना और सोचा, अपना अपना भाग्य।